हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो चुका है। उस वक्त अकबर आधुनिक पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर में है। हुमायूं की मृत्यु का समाचार जब पहुंचाया जाता है अकबर के पास, महज 14 साल का बच्चा है यारा, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसका सहयोगी है बैरम खां। ये वो बैरम खां है जो अपनी वफा के लिए जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम कभी करेंगे। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि बाप की मृत्यु के मातम परोसी का काम किया जाए या अकबर के राज्याभिषेक की खुशी का जश्न मनाया जाए। सारा निर्णय बैरम खां को लेना है। बैरम खां मातम परोसी के काम को करता है और पुनः अकबर का राज्याभिषेक आधुनिक पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर में करा दिया जाता है। राज्याभिषेक हो चुका है और इस बीच हुमायूं की मृत्यु के समाचार से आवाम की आम जनता को अवगत नहीं कराया जाता, क्योंकि भय था कि कहीं बगावत न हो जाए। तो हुमायूं का एक हमशक्ल है मुल्ला कसीफ, वो आवाम की आम जनता को तब तक झरोखा दर्शन दिए चला जा रहा है जब तक कि अकबर पंजाब से वापस आ नहीं जाता। आने के बाद आवाम की आम जनता को यह चीज प्रसारित कर दिया जाता है कि हुमायूं मर चुका है और उसका बेटा उसके जगह पे शासक के रूप में आ चुका है। आवाम की जनता तो स्तब्ध थी। निश्चित रूप से बाबर और हुमायूं की छवि विदेशी शासक के रूप में थी, लेकिन उन तमाम व्यक्ति और व्यक्तित्व को जिसको लगता था कि दिल्ली के तख्त हमारी होनी चाहिए, उसमें एक कैरेक्टर हेमू भी था। हेमू को अब लगा कि सही वक्त है, यही वक्त है, यही समय है, सही समय है जब हम दिल्ली के तख्त को पलट सकते हैं। हेमू दिल्ली की ओर मूव करता है। दिल्ली का प्रभारी टाडी बेग खान है, उसको हराया जा चुका है और यही वो टाडी बेग खान है जो टाडी बेग खान तमाम मुगलों को, उच्च अधिकारियों और तमाम लोगों को समझाता है कि जिस जंग में हार सुनिश्चित हो उस जंग को लड़ना बेवकूफी है। हेमू आदिल शाही साम्राज्य का सेनापति है यारा। वो रेवड़ी के बाजार में बनिया का काम किया करता था, नमक बेचा करता था, लेकिन एक साधारण कर्मचारी से, एक साधारण व्यक्ति से एक महान व्यक्तित्व की ओर बढ़ने की कहानी है, ईमानदारी की कहानी है, वफा की कहानी है। इतिहास के पन्नों में पढ़कर मुझे टीक लगाने की कहानी नहीं है। अगर तुम भी अपने कर्तव्य के क्षेत्र में ईमानदार रहो, वफादार रहो और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो तो इतिहास के पन्नों में न सही लेकिन अपने जिंदगी के अध्याय में खूबसूरत अध्याय रच सकते हो। हेमू पूरी तैयारी कर चुका है। टाडी बेग खान ये वो कैरेक्टर है जो एक प्रकार से व्यूह रचना किए हुए है, लोगों को समझा रहा है कि मत लड़ो, जहां हार सुनिश्चित हो जंग को लड़ना एक बेवकूफी का सौदा होगा। और इस बात की सूचना जब बैरम खां को मिलती है, बैरम खां अकबर को कहता है कि क्या करना चाहिए। अकबर कहता है कि आप मेरे पिता के समय से, आप पिता के समतुल्य हैं, पिता के समकक्ष हैं, जो निर्णय लेना है आप लीजिए। टाडी बेग खान को बुलाया जाता है, जुमे का दिन है और उसके सर धड़ से अलग कर दिया जाता है और अलग करके तमाम लोगों के बीच, तमाम अधिकारियों के बीच पहुंचते हुए ये कहता है कि यारा ये राजधर्म का कौन सा कर्तव्य के निर्वहन की बात करते हो तुम। जब सुख के क्षण हो तो सत्ता के सुख का उपभोग करो और जब राजा के ऊपर कोई विपदा आए तो जंग लड़ने से ही मुकर जाओ। ऐसा दुनिया जहां का कौन सा जगह है जहां जाने मात्र से लोग हम लोगों के लिए हम अपनी सत्ता को छोड़ देगा। राजधर्म के कर्तव्य का आप पालन कीजिए। लोगों को एक कड़ा मैसेज जा चुका था, अर्थात जंग लड़ना है। लोगों को भी लगा कि मरने से बेहतर है जंग के मैदान में शहादत को ही प्राप्त किया जाए। पानीपत का मैदान भारत के इतिहास का वो मैदान है कि जब जब इस मैदान पर कोई जंग हुआ है तब तक इतिहास की धार ने परिवर्तन की नई कहानी को लिखा है। चाहे वो महाभारत की कहानी हो या पानीपत प्रथम हो या पानीपत द्वितीय हो, ये कहानी द्वितीय की है। हेमू पानीपत के मैदान में हाथी के ओहदे पर चढ़कर युद्ध का संचालन कर रहा है और इधर बैरम खां के नेतृत्व में मुगलों की पूरी सेना है। जंग चल रहा है, शुरू से अंत तक हेमू का पलड़ा भारी है। लेकिन ना जाने कि इस तीरंदाज के तीर से एक ऐसा तीर निकलता है जो सनसनाता वो उसके आंख में जा धंसता है। उसके महावत ने कहा कि आप घोड़े से हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठे और दूर चले जाए। दूर चले जाने का ये वो मैसेज था जिसका पालन
जिसका पालन हेमू ने किया, और कह सकते हो कि ये उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इधर बैरम खान ने इस जंग को जीतने की घोषणा कर दी, जंग को जीतने की घोषणा कर दी, और अपने सहयोगी को कहता है कि जाओ और जाकर के हेमू को गिरफ्तार करके लाओ, और हेमू गिरफ्तार कर लिया जाता है। हेमू को गिरफ्तार करके बैरम खां के पास लाया जाता है। बैरम खां उसे अकबर के पास लाता है और कहता है कि इसे क्या किया जाए। यही वो बिस्तर साफ है कि जब कभी भी अपना सर उठाएगा तो ये जहर ही उबलेगा, क्या किया जाए। अकबर कहता है कि आपको जो निर्णय लेना है आप ले लीजिए। बैरम खान ने हेमू के जिस्म के टुकड़े कर दिए और उसने भावी जंग की संभावना को समाप्त कर दिया। बैरम खान के द्वारा उठाया ये कदम मुगल साम्राज्य के लिए हितकारी है, लेकिन मध्यकालीन भारत का भी एक लौता हिंदू शासक था जिसने दिल्ली के तख्त को हिलाकर रख दिया था। जंग जीत जाता है अकबर, ये बात सच है, लेकिन यह भी सच है कि जीत सत्ता की जीत नहीं थी, ये जीत ताकत की जीत नहीं थी, ये जीत परिस्थिति जन्य जीत थी। यही कारण था कि आरपी त्रिपाठी ने कहा था कि हेमू की हार एक दैवीय संयोग है। इसकी हेमू की हार, ठीक है, हेमू की हार जो है वो एक संयोग मात्र है, या यूं कह लो कि आरपी त्रिपाठी के कहने का मूल भाव यही था कि ये जीत ताकत की नहीं थी, ये जीत हेमू की हार महज एक संयोग था और अकबर की जीत एक दैवीय संयोग था। ये बात सच है, लेकिन वफादारी की ये वो कहानी है, अनोखी कहानी है। इससे एक सबक यह भी मिलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को जिंदगी को कैसे बदल कर रख सकता है। एक अकबर 14 साल के बच्चे की जिंदगी को किस प्रकार इसने बैरम खान ने बदल कर रख दिया। ठीक है, अकबर का व्यक्ति और व्यक्तित्व तो निखर कर उभर कर बाद में आया, लेकिन अकबर रूपी वृक्ष को पाटने का काम कैसे बैरम खान ने किया। बैरम खाना होता तो ये पानीपत द्वितीय का जंग ना होता, बैरम खाना होता तो कभी मुगल साम्राज्य का अध्याय आज भारत के इतिहास में ना होता। तो अकबर ने ये जंग जीता नहीं, बैरम खान ने इस जंग को जीता, लेकिन इतिहास की लिखने की एक अपना आधार, एक अपनी पद्धति होती है। उस पद्धति के मुताबिक ये नाम अकबर के नाम होगा, क्योंकि शासक तो वही था, लेकिन व्यक्ति और व्यक्तित्व बैरम खान को सलाम करना होगा, कहना होगा थैंक यू बैरम, तुम इतिहास के धार को बदले और वो बदला है। हमने कहा अभी एक सेंटेंस कि कोई भी व्यक्ति किसी की जिंदगी को कैसे अकेले बदल सकता है, इसका एक अनोखा उदाहरण है कौन, बैरम खान। और इस प्रकार एक व्यक्ति जो अनपढ़ था, अकबर अनपढ़ क्यों रहा, कैसे रहा, इस पर एक नेक्स्ट एपिसोड में इसकी हम चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।